नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम रीट पेपर जो पुराना लगा है, अभी जो रद्द किया गया है, उसका पूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि रीट लेवल 2 का होगा। लेकिन जो लैंग्वेज और अपनी साइकोलॉजी वो लेवल 1 और 2 दोनों की है। तो मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम पूरा पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको जानेंगे। कौन सा क्वेश्चन में क्या है आंसर, और कैसे उसका आंसर राजस्थान बोर्ड ने माना है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो उस आधार पर हम आज के इस सेशन के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे कि आने वाली जो विगत यानी आने वाली जो आगत परीक्षा है रीट की, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए, यानी कि जो परीक्षा लगेगी उस परीक्षा में इस पेपर में से अधिक आने की संभावना होगी। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही देखेंगे और देखते हैं कैसे ये पेपर आया था और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चनों के किस प्रकार आंसर थे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर उनके आंसर क्या थे, उसके आधार पर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, और ऐसे बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है मित्रों, तो इसी के बाद हम अब अपना जो पेपर है उसका सॉल्यूशन चालू करते हैं या उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो ये पेपर है, ये लेवल 2 एसएसटी का पेपर है, और ये पिछला पेपर है। आपको ये बता देता हूँ कि भाई ये बिल्कुल जो लगा है पेपर, वही पेपर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है मित्र, तो इसमें पहले देख लेते हैं कि भाई ये टोटल क्वेश्चन होंगे, इसमें 150 क्वेश्चन। ये आपको पता ही है, आपको जानकारी भी है इसके बारे में कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे। कुल 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें से जो 13 क्वेश्चन होंगे, जो शुरू के 30 क्वेश्चन होंगे, वो लैंग्वेज संबंधी होंगे, यानी कि डबल 2 यानी 30 + 30, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। इसके बाद में जो अपना पहला पॉइंट होगा, यानी कि जो पेपर हम खोलेंगे तो शुरू में हमको साइकोलॉजी दिखाई देगी, साइकोलॉजी हमको करनी होगी। ठीक है मित्रों, तो पहले साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में 2 लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज और लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन। इसी के बाद लैंग्वेज सेकेंड में भी 30 क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, इसके बाद में लैंग्वेज में से हमने जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत ली है, तो उनमें से एक लैंग्वेज होगी, और इसी के बाद सेकंड लैंग्वेज में हिंदी या संस्कृत, उनमें से दोनों में से जो पहले इंग्लिश जो भी लिए उसके आधार पर इसका पैटर्न रहेगा। इसके बाद में जिसके मैथ है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, मैथ साइंस पढ़ेंगे, और जो सोशल स्टडी से है, हिंदी से है, तो उनके लिए भी 60 क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ से शुरू होंगे, जैसे अपन ने शुरुआत की है साइकोलॉजी पेज नंबर 1 से चालू होंगे। ठीक है, और इसी के बाद में इसमें 31 क्वेश्चन, यानी 31 में जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट लैंग्वेज से शुरू होगा। इसके बाद में 61 में जो क्वेश्चन होगा वो सेकंड लैंग्वेज से शुरू होगा, और जो 91 क्वेश्चन से चालू होगा वो अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है मित्रों, तो ये इसके पैटर्न की बात रही। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। सर्वप्रथम बात करते हैं हम साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की जानकारी लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का था और क्या इसका आंसर रहा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप जैसे भी हैं वो जानकारी ले लें, देख लें। ठीक है मित्रों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बोर्ड से ऐसे आंसर करें। ठीक है मित्रों, तो अभी क्योंकि 1-2 दिन रहे एग्जाम को, तो वैसे देख लेते हैं अपन। यदि बालक की वास्तविक आयु, साइकोलॉजी का प्रथम प्रश्न चालू कर दिया हमने। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो, यानी किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी है, 13 वर्ष है। किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी है, 13 वर्ष है, और उसकी मानसिक आयु यानी मेंटल एज, उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ये पहला क्वेश्चन पूछा था हमारे साइकोलॉजी में। तो किसी भी बालक की यानी वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज इसके 13 वर्ष बताइए, और मानसिक आयु इसने 14 वर्ष, मेंटल एज बताइए। तो अपने को पता ही है कि टर्मन का जो सिद्धांत है, टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है, उसके आधार पर हम MA/CA, तो मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, तो 14/13 करके इंटू 100 से करेंगे, तो हमारे आंसर आएगा 107.69। इसका आंसर माना गया है, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी माना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, उसकी जो मानसिक आयु वो 14 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा था, और इसका आंसर हुआ MA/CA × 100। ये सूत्र से हमने निकाला
इसको मतलब MA का मतलब 14 वर्ष हो गए, मेंटल एज हो गई, ऊपर ऊपर लिख दिया। इसके बाद बटे में हमने 13 वर्ष लिख दिया, यानी क्रॉनिकल एज मानसिक वास्तविक आयु गुणा 100 से कर दिया, तो ये आया हमारे 107.69। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है, यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी थी। तो ये जो थ्योरी दी है वो अपने को पता ही है, शास्त्रीय सिद्धांत है, ये पावलोव का सिद्धांत है, जिन्होंने 1904 में कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो जैसे उसमें UCS, CS और CR जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, तो उस प्रकार का जो अनुबंधन की प्रक्रिया थी, ठीक है, यानी कि जैसे कोई कुत्ता होगा तो उसको पहले भोजन देंगे अपन, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसकी लार आएगी। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार अगली बार हमने क्या किया कि उसको आदत डाल दी कि वही घंटी शुरू में पहले घंटी बजाई थोड़ी, और इसके बाद में हमने भोजन देना चालू किया, इसके बाद में उसको लार आई। ठीक है मित्रों, धीरे धीरे हमने घंटी बजाई, भोजन दिया, लार आई, 2 प्रक्रिया चालू कर दी। इसके बाद अंतिम जो प्रक्रिया की उसमें क्या किया पावलोव ने किया कि भाई पहले घंटी बजाई, फिर भोजन ही नहीं दिया उसने, फिर भी मतलब भोजन नहीं देने पर भी, भोजन नहीं दिखाने पर भी उसके मुंह में लार आई, तो वो UCS यानी कि जो UCS के माध्यम से UCR आ गई, यानी कि UCS यहाँ पर जो UCS है वो क्या है, वो एक तरह का अनुबंधन है, घंटी की आवाज़ है, तो उसके माध्यम से क्या है UCR आई, ला रही, अनुबंधन प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया है वो पावलोव महोदय ने दिया है। इसमें 4 ऑप्शन थे, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोलबर्ग और पावलोव। तो इसमें से आंसर हो गया पावलोव, क्योंकि स्किनर का तो CR थ्योरी है और थॉर्नडाइक का अपने को पता है 3 नियम दिए इन्होंने सीखने के, व्यवहारवादी हैं, तो प्रभाव, तत्परता और अभ्यास का। इसके बाद में कोहलबर्ग जिसने 3 नैतिक सिद्धांत दिया है, 3 अवस्था बताई। ठीक मित्रों, हम आगे देखते हैं, लंबा हो जाएगा थोड़ा वीडियो से। बाल अपराध का कारण है। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या था साइकोलॉजी में, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण क्या है। इसमें 4 ऑप्शन थे, माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना और समृद्ध परिवार। तो इसमें मेन चीज़ है कि परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा तो उससे कोई भी प्रकार का बाल अपराध होने की संभावना नहीं रहेगी, और परिवार में आपस की सहमति से कार्य होगा तो भी नहीं होगी, समृद्ध परिवार है तो भी नहीं होगी। लेकिन माता पिता में अगर अनबन है, आपस में द्वेष भावना है, आपस में लड़ाई झगड़ा है होने की संभावना है, तो यानी कि माता पिता में अनबन की जो प्रक्रिया है, पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसके कारण क्या होगा, बाल अपराध का ये प्रमुख कारण होगा। तो इसमें आंसर माना गया था माता पिता में अनबन रहना। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये पेपर में से ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आप यूँ मत सोचना कि ये क्वेश्चन कहीं और से हैं। अपना जो पेपर असलियत पेपर, ओरिजिनल पेपर लगा है, उसके आधार पर ही हम आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, बालकों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन आया है कि बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, तो ये स्पष्ट था कि अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाए, इस पर तो ध्यान दिया गया था। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये बात भी बिल्कुल थी इसमें कि घुमंतु जो बालक हैं उनके प्रवेश को भी सुनिश्चित किया जाए, उनको भी विद्यालय से जोड़ा जाए। अगला ऑप्शन था एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, तो ये बिल्कुल नहीं था इसमें, और इसका आंसर यही है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। अगला एक ऑप्शन और था इसमें, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। RT बिल्कुल 14 वर्ष के बाद भी शिक्षा की व्यवस्था करता है, क्योंकि विकलांग बालकों के लिए 14 से 18 वर्ष यानी कि 6 से 18 वर्ष तक की व्यवस्था RT अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर माना गया था वो एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये इसका शीर्षक नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वो है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा चरण है जो क्या करता है, उस जो अनुसंधान किया है उसको क्या बनाता है, क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, उपकल्पनाओं का निर्माण, अगला था सामान्यकरण, अगला था साहित्य का पुनरीक्षण, और अगला था प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। तो आपको पता ही मित्रों, जब भी क्रियात्मक अनुसंधान होगा तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन भी किया जाएगा और उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, यानी कि उसका क्रियान्वयन भी किया जाएगा और उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो चरण है वो शोध को क्या बनाता है, एक अनुसंधानात्मक प्रक्रिया बनाता है, तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम जो बनाया गया है हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर माना गया था सांस्कृतिक विकास की सराहना, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन थे। तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, ये भी नहीं माना गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी नहीं। ऐतिहासिक जगहों पर परिभ्रमण, ये भी नहीं। तो इसमें आंसर होगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ही एनसीएफ 2005 की कला शिक्षा में जोड़ने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विकास में कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है विकास। यह विचार किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार संबंधित किससे संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे। निरंतरता के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से, अनन्य क्रिया के सिद्धांत से और एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसमें जो आंसर होगा वो था निरंतरता के सिद्धांत से, क्योंकि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया चलती है, जन्म से मरण तक की प्रक्रिया है। जबकि अभिवृद्धि क्या है? एक सीमित, एक मात्रात्मक और एक निश्चित होती है, यानी कि जैसे युवा अवस्था तक चलेगी, किशोरावस्था तक चलेगी, जैसे भी वृद्धि होती है। लेकिन जो विकास होता है वो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करता है, सततता के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा घटक नहीं है? तो ऑप्शन थे तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो इसमें जो माना गया था वो माना गया था व्यावसायिक रुचियां। ये इस बुद्धि का क्या नहीं है? घटक नहीं है, क्योंकि बुद्धि में स्मृति होती है, बुद्धि में तार्किक चिंतन होता है, बुद्धि के अनुभव से भी सीखने का एक प्रकार है। ठीक है मित्रों, तो इसमें आंसर होगा व्यावसायिक रुचियां, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? इसमें ऑप्शन थे सोचना है, लिखना है, गेंद फेंकना और खेलना। तो मित्रों, जो मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि जो इसमें साइकोमोटर एक्टिविटी है चाइल्ड की, बच्चे की, तो वो कौन कौन सी है? तो वो लिखना है, खेलना है, गेंद फेंकना है। ये क्या है? यानी कि ये पूछ रहा है कि मनोगत्यात्मक नहीं है। तो नहीं क्या होगा? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना, क्योंकि लिखना एक प्रकार की लिखित यानी कि स्थूल क्रियात्मक प्रक्रिया है, खेलना भी और गेंद फेंकना भी। ये क्या? शारीरिक क्रियाएं होती है, शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन जो माइंडली होती है, जो माइंडली थिंकिंग होती है, वो सोचना माइंड से संबंधित है, तो मनोगत्यात्मक नहीं है। साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। साइकोमोटर एक्टिविटी में लिखना आता है, खेलना आता है, गेंद फेंकना आता है, जो भी चीज़ें हैं, जूते की फीते बांधना, ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो क्या है? साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, मनोगत्यात्मक प्रक्रिया होती है। लेकिन ये सोचना जो है वो सोचना क्या है? मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो ये दी थी आरवी केटल ने। आरवी केटल व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली आप लोग बताइए किसने दी थी? आरवी केटल ने। और इन्होंने 2 तत्व माने थे, तरल और एक क्या था? तरल और एक कठोर या ठोस। तो ठोस में तो इन्होंने रखा था किसको? वातावरण को, और तरल में इन्होंने रखा आनुवंशिकता को। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। पहला ऑप्शन हो गया वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ का थपथपाना और हिलना। अगला है वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। नहीं हुआ, इनमें से होगा यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या है? अपने को कम प्रेरित अनुभव करता है। तो इसका आंसर हो गया यदि कक्षा गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव को महसूस करता है और ऊब जाता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन नंबर आया अपना 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब साइकोलॉजी में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें, एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। अगला ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला ऑप्शन है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो मित्रों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि जो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विच स्पेशल नीड, यानी कि जो जिनको विशेष आवश्यकता है
ऐसे बच्चों को किसमें शामिल किया जाएगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। ये चीज़ें क्या हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इसमें शामिल करने के प्रति बढ़ावा देती है, क्योंकि एक अवास्तविक लक्ष्य ये गलत बात है। विद्यालयों पर भार बिल्कुल गलत बात है। जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें सही होगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु, धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान नहीं है, ये नहीं है और हाँ को आप क्वेश्चन में जरूर देखें। तो इसमें पहला है लक्ष्योन्मुखी, अगला है एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। तो मित्रों लक्ष्योन्मुखी होगा तो वो तो समस्या समाधान है एक तरह का। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल समस्या समाधान है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित, ये भी एक समस्या समाधान है। लेकिन संगीत संबंधी योग्यता के बारे में ये कोई समस्या समाधान नहीं है, तो इसका आंसर होगा संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि TAT के बारे में है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? आपने पढ़ा होगा प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि, ठीक है मित्रों। तो ये देखते हैं, पहला ऑप्शन है आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव टेक्निक, ठीक है। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव टेक्निक। इसके बाद में मित्रों प्रक्षेपीय विधि, प्रक्षेपीय विधि ये होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसके बाद में प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो इनमें से जो आंसर होगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो TAT है, TAT इसका है मार्गन मुर्रे है, और ये है प्रक्षेपीय विधि है। कौन सी विधि है? ये प्रक्षेपीय विधि है, एक तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है मित्रों। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? प्रक्षेपीय विधि है, इसका आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो इसमें से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है यानी क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है? तो सामवेगिक चिंतन। कहने का अर्थ हुआ कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है। सीधी सत बात ये क्वेश्चन को समझने की, ये लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया है। तो असामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अहमवादी चिंतन। तो सामवेगिक चिंतन बिल्कुल नहीं होगा, अहमवादी चिंतन भी नहीं होगा और अभिसारी चिंतन भी नहीं होगा। अभिसारी में क्या होता है? अभिसारी में क्या होता है कि एक जगह कांटेक्ट कर दी जाती है, जैसे बुद्धि क्या है? अभिसारी है एक तरह की। तो ये क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन जो होगा वह क्या होगा? अपसारी होगा, फैले हुए रूप में होगा, ठीक है मित्रों। अप यानी फैलना, ठीक है, एक जगह नहीं यानी कि दूर दूर, ठीक है मित्रों। तो ये होगा अपसारी चिंतन। तो निम्नलिखित से सृजनात्मकता की ओर कौन सा ले जाता है? अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? तो बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या देना? महत्व देना, ठीक है मित्रों। तो ये इसमें जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर होगा अपना? 16 नंबर के क्वेश्चन में अपना आंसर होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, क्योंकि बाल केंद्रित जो शिक्षण होगा वो बालक को महत्व देगा, शिक्षक को महत्व नहीं देगा, न विद्यालय को महत्व देगा, ठीक है मित्रों। तो ये बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या देगा? महत्व देता है। कौन सा? चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है उसमें क्या होगा? उसमें गिविंग इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि जो बच्चों की अभिव्यक्ति है, उनकी सक्रिय भागीदारी है, उनको महत्व दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है। तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपको पता ही है ये कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और जो वेटरी परीक्षण है और अनेक जो परीक्षण किए गए हैं ये बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन दे रहे हैं, देखो, व्यक्तित्व से संबंधित है, अधिगम से, सृजनात्मकता से और बुद्धि से। तो मित्रों इसमें आराम से लगा सकते हैं रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स से जो टेस्ट है उसका मापन किस में किया जाता है? तो बुद्धि के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रंस लर्न, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अनुकरण से,
वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब परिपक्व होने से। तो मित्रों, अनुकरण से वाइगोत्स्की नहीं मानते, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है जिससे भी वाइगोत्स्की नहीं मानते, परिपक्व होने से भी वाइगोत्स्की नहीं मानते। तो इनका मानना है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, क्योंकि आपको पता ही है इसके फोल्डिंग और एमकेओ समझा आपने। एमकेओ तो वो होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। इसके फोल्डिंग वह है प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो कार्य है उसमें पूर्णतः सहयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें होती है वाइगोत्स्की से कौन सा संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक किससे सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने जो है शिक्षण है उसको सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या माना है, वाइगोत्स्की ने माना है कि जो हमारे सहयोगी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, उनके माध्यम से जो सीखा जाता है, उनके माध्यम से जो धक्का दिया जाता है एक तरह से, वही प्रक्रिया क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है मित्रों, इसका आंसर हो गया वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन देखो, वेक्सलर, विने, स्पीयरमैन और कैटल। तो इसमें विने होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। यानी कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली जो बालक हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, उनके उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। पढ़ाने की धीमी गति, उन्हें दंड दिया जाएगा, उन पर ध्यान नहीं देना, और विशिष्ट कक्षाएं पे प्रोत्साहन। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है, पढ़ाने की धीमी गति बिल्कुल नहीं होगा, उनमें दंड ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उन पर ध्यान नहीं देना ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, उनके लिए विशिष्ट कक्षाएं और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार, 21 नंबर का है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है। तो शिक्षा के जो आरटी अधिनियम 2009 है उसमें शिक्षक के प्रति सप्ताह कितने घंटे, 45 घंटे यानी 45 घंटे हैं, क्योंकि इसमें उनके कार्य सहित हैं। ठीक है, यानी कि वो तैयारी सहित घंटे दिए गए। ठीक है मित्रों, तो इसमें 45 घंटे होगा। ठीक, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु, यानी कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा व्यक्तियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो आपको पता ही है, जब विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी यानी कि विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं का पहचानने और उन्हें दूर करने का जो अनुसंधान किया जाएगा तो वो कौन सा होगा, तो वो जो अनुसंधान होगा वो होगा एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान होगा। इसमें ऑप्शन भी देखो एक बार कि गुणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो गुणात्मक तो होगा ही नहीं, गुणात्मक तो गुण, उसमें गुण जानने के लिए, वर्णनात्मक जैसे उसकी यानी प्रक्रिया जानने के लिए, ऐतिहासिक तो हिस्ट्रिकल हो जाता है बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल, क्वालिटिव और डिस्क्रिप्टिव, तो ये तो होगा ही नहीं, एक्शन रिसर्च ही होगा, यानी क्रियात्मक अनुसंधान इसमें आंसर है। ठीक है मित्रों, तो ये जो विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के साथ किया जाने वाला, विद्यालय के क्षेत्र में किया जाने वाला जो भी अनुसंधान है वो क्रियात्मक अनुसंधान ही है, एक्शन रिसर्च है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना हो गया अपना 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। परिणामों से सीखने से संबंधित कौन सा है। तो अंतर्दृष्टि से अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। तो अंतर्दृष्टि से अधिगम किसने दिया था, अंतर्दृष्टि कॉलर, कॉफका, बर्दाइमर, ये तीनों थे गेस्टाल्टवादी, लेकिन कॉलर ने दिया था। तो इसमें जो इसका आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, मैंने बता ही दिया आपको। तो कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी स्किनर महोदय का क्रिया प्रसूत का स्किनर सिद्धांत वो है, वो क्या है, परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है या परिणामों से सीखने पर बल देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन और संतुलन। तो जब हम वर्तमान का जो स्कीमा है, वर्तमान की जो अपने पास जो वर्तमान की समझ है, सोच है, उसका प्रयोग अगर बाह्य जगत में हम विश्लेषण हेतु करते हैं, किसके हेतु,
अगर यूँ ही करते तो अनुकूलन हो जाता, लेकिन विश्लेषण हेतु कर रहे हैं हम, तो विश्लेषण हेतु करते हैं, वो कहलाता है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। तो इसका आंसर हो गया एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग वहीं जगत के विश्लेषण में करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, बुद्धिपरक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं है, और यहाँ पर जरूर अवश्य ध्यान दें। तो इसमें से कौन सा नहीं है प्रक्षेपीय परीक्षण? इसमें से होगा वस्तुनिष्ठ जो व्याख्या होती है वह प्रक्षेपीय विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रक्षेपीय में अस्पष्ट उद्दीपक आएगा, अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण भी होता है इसमें, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण या वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ कभी व्याख्या होती नहीं है। अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, अस्पष्ट उद्दीपक होता है, व्यक्तिगत प्रत्यक्षण जो है वो होता है, सब्जेक्टिव प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, साइकोलॉजी में देख रहे हैं हम, 26 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम, अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया है? प्रेक्षणात्मक या निरीक्षणात्मक परीक्षण किया है। तो हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक होती है, 4 परिस्थितियां उन्होंने आवश्यक बताई है। इन परिस्थितियों का सही क्रम पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। अगला ऑप्शन है अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा और पुनरुत्पादन। अगला है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। और अगला है अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा और पुनरुत्पादन। तो इसमें मित्रों जो आंसर होगा वो होगा, पहली जो प्रक्रिया होती है निरीक्षणात्मक अधिगम में, पहली होती है अवधान। जब हम किसी भी चीज़ पर ध्यान देंगे तो वो था अवधान, इसके बाद में धारणा बनाएंगे, उससे संबंधित प्रक्रिया उपकल्पना बनाएंगे, तो वो होती है धारणा। इसके बाद में पुनरुत्पादन, इसके अनुसार हम कुछ चीज़ें सोचेंगे, करेंगे। इसके बाद में अनुप्रेरणा, यानी कि इसके बाद में हमें अनुप्रेरणा मिलेगी उस कार्य को करने की। तो अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, ये 4 क्या होंगे? इसके स्टेज होंगे। अवधान हो गया, धारणा होगी, पुनरुत्पादन होगा और अनुप्रेरणा होगी। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी? ये क्वेश्चन है। तो पहला है व्यक्तिगत अध्ययन विधि, स्वप्न विश्लेषण, समाज मिति तकनीक और साक्षात्कार। तो इसमें स्पष्ट है कि स्वप्न विश्लेषणात्मक जो विधि दी है, विश्लेषण आ गया ना, वहीं फ्रायड आ गए, इन्हें समझ लो, ठीक है। तो ये स्वप्न विश्लेषणात्मक जो विधि दी है वो सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ADHD का अर्थ क्या है? ADHD क्या है? जैसा आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया तो आदि जो आपने पढ़े होंगे उसी आधार पर ADHD है, यानी ADHD की इसमें अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन पहला था वाचिक कठिनाई वाले बालक, तो वाचिक यानी कि भाषा संबंधी डिस्प्रेक्सिया होगा। श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ये सुनने से संबंधित। दृष्टिहीनता वाले बालक, ये बिल्कुल नहीं। ध्यान विकार वाले बालक, बिल्कुल ध्यान नहीं होता है एक जगह, और इनका ध्यान को होता है अति, यानी सक्रियता, अति सक्रियता हो जाती है, अधिक ध्यान हो जाता है, अति सक्रियता अधिकता हो जाती है, कभी कम हो जाता है, तो इसको कहते हैं ADHD। हाइपर टेक्स्टिया ऐसे कहते हैं, इसका नाम अटेंशन होता है एक तरह का। तो ये हो गया ध्यान विकार वाले बालकों पर, यानी डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, यानी एक जगह ध्यान एकत्रित नहीं करने वाले बालक। अगला क्वेश्चन नंबर 29, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वह कहलाता है। एक जो ऐसा परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को, उस एक क्षेत्र में उसकी कमी और विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वह कौन सा परीक्षण कहलाता है? तो ऑप्शन है पहला उपचारात्मक परीक्षण, अगला है निदानात्मक परीक्षण, अगला है उपलब्धि परीक्षण और अगला है रचनात्मक परीक्षण। तो इसमें जो व्यक्ति किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए जो बनाया जाता है, तो यानी कि कमियों को जानने के लिए बनाया जाएगा, तो वह क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण। तो इसका आंसर रहा निदानात्मक परीक्षण। लेकिन इसमें उपलब्धि परीक्षण को माना गया था, तो इसको बोनस दिया गया था। तो ये उपचारात्मक परीक्षण,
उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? उपचारात्मक में क्या होता है, जब हम निदान करते हैं, किसी की कमजोरी को जानते हैं, उसके बाद में उपचार किया जाता है। उपचारात्मक जो शब्द है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो गया निदानात्मक परीक्षण। लेकिन इसमें बोनस था तो उपलब्धि परीक्षण भी था इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आरटी का कौन सा जो शिक्षा का अधिकार है वो किस संशोधन के माध्यम से बताया गया है? यानी आपको पता ही है अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। तो 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके माध्यम से ये क्या है, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था। तो ठीक है मित्रों, हमने ये साइकोलॉजी का पूरा जो सॉल्यूशन है और पेपर जो आया था ये रीट का पिछला 2021 वाला, तो उसको हमने देखा। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम अगले वीडियो में डालेंगे अपना लैंग्वेज प्लस अपना SST जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। ठीक है मित्रों, तो ये वीडियो यहाँ तक रहेगा, अगला वीडियो अगली श्रृंखला के माध्यम से डालेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार। अधिक से अधिक देखें जिससे आपको पता चले कि पेपर का लेवल क्या था और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी।